के कैदी किस्त नंबर 9 बाय प्लान बी। राजीव और मुराद खासी सोच विचार के बाद हतमी तौर पर इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि इन्हें फौरन कर्नल भवानी सिंह से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि इस मरहले पर किसी ताकतवर शख्सियत की पुष्पनाही के बगैर वो अपने मंसूबे को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। राजीव ने फ़ोन पर कर्नल भवानी सिंह के नंबर डायल किए तो दूसरी जानिब से इसके सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाया। जी आप कौन साहिब हैं और कर्नल साहिब से किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं? मिस्टर, मेरा नाम राजीव और मेरा ताल्लुक पवित्र पापी संगठन से है। मैं चंद अहम मालूमात कर्नल साहिब तक पहुंचाना चाहता हूं। यह सुनते ही सेक्रेटरी ने कर्नल से इसकी बात करा दी थी। कर्नल की आवाज़ खासी दबंग थी। हाँ तो मिस्टर राजीव, आपका ताल्लुक भले ही किसी से भी हो, ऐसी बातें फ़ोन पर मुनासिब नहीं होती। वैसे भी मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ। आप 1 घंटे बाद ठीक 11 बजे मेरे पास आ जाएं, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। राजीव के जवाब का इंतज़ार किए बगैर दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया था। मुराद और राजीव कुछ देर बाद कर्नल की रहायशगाह राजनिवास के लिए रवाना हो गए। मुराद इस महलनुमा इमारत को देखकर दंग रह गया था। इसे महसूस हुआ कि भले रियासतें ख़त्म वगैरह हो गई हैं, मगर साबिक हुक्मरानों के ठाट बाट में कोई फ़र्क नहीं आया। इनका रहन सहन अभी तक इनके शानदार माजी का आयनादार था। इस सिलसिले में इनकी मुआवनत वो ख़जाने कर रहे थे जो इनके आबा व अजदाद ने अवाम का खून निचोड़ कर भरा था, और लगता था कि आने वाली कई नस्लों के लिए भी खासी दौलत होगी। इन्हीं ख्यालात में गुम वो एक शानदार हॉल में दाखिल हुए। ये ड्राइंग रूम किसी मुग़ल दरबार के दीवान खास का मंजर पेश कर रहा था। 10 मिनट बाद महाराज कर्नल भवानी सिंह कमरे में दाखिल हुए। वो राजस्थान के रवायती लिबास में मलबूस थे। तवील कामती और सुर्ख सफ़ेद रंगत ने इस शख्स की जिस्मानी वजाहत में 4 चांद लगा दिए थे। राजीव को देखकर मुराद ने भी इज़हार ताज़ीम के लिए सर को हल्का सा खम दिया। कर्नल के साथ तकरीबन 30 साल का आम से चेहरे मोरे वाला शख्स भी अंदर आया। कर्नल के बैठने के बाद इन तीनों ने भी अपनी नशिस्तें संभाल ली। फ़ौरन ही चंद मुलाजिम चाय का सामान लिए अंदर दाखिल हो गए। मुराद को लग रहा था जैसे वो कुरूने वुस्ता के दौर में पहुंच चुका हो। चाय पेश करने के बाद मुलाजिमिन कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में इन चारों के सिवा कोई नहीं था। कर्नल की उम्र अगरचे 50 से तजावुज़ कर चुकी थी, मगर देखने में वो 35-40 का ही लगता था। इसने खुद चाय नहीं पी बल्कि सिगरेट के कश लगाते हुए बिना कुछ कहे खासी देर इन दोनों का जायज़ा लेने में मसरूफ़ रहा। राजीव इससे खासा मरूब नज़र आ रहा था। खुद मुराद भी इसकी बावकार शख्सियत से मुतासिर था, मगर इसकी कैफियत राजीव वाली बहरहाल नहीं थी। कर्नल ने निगाहों से खासी देर तक जांचने के बाद पूछा, हाँ तो मिस्टर राजीव, आपने किस सिलसिले में मुझसे मिलने की जहमत की? राजीव इसके सामने कुछ ज़्यादा ही दब सा गया था, लिहाजा मुराद ने खुद बात करना मुनासिब जाना। महाराज, मुझे अर्जुन शर्मा कहते हैं। हमारा ताल्लुक अरसे से पवित्र पापी गिरोह से है, मगर अब मिस्टर त्रिपाठी की पॉलिसियों से इख्तिलाफ की बिना पर हमने इनसे अलग होने का फ़ैसला किया है। हमारे साथ कारकुनों की बड़ी तादाद है। हमें यह भी इल्म है कि ये गिरोह आपका भी सख्त मुखालिफ है, लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारी सरपरस्ती करें ताकि हम और आप अपने मुश्तरका दुश्मन को ख़त्म कर सके। कर्नल का लहजा कतई स्पार्ट था। वो सब तो ठीक है, मगर तुम लोग अब हमसे किस किस्म का ताउन चाहते हो और इसके बदले में क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हो? मुराद की आवाज़ पूरे एतमाद मगर धीमी थी। हमें आपसे हर तरह की पुष्टनाही चाहिए, जिसमें माली वसाइल से लेकर अफरादी कुव्वत की फराहमी सभी शामिल है। हम यकीन दिलाते हैं कि इस गिरोह को ख़त्म करने के अलावा आपकी इंतखाबी मुहिम में भी भरपूर मुआवनत करेंगे। भवानी सिंह ने फ़ौरन कोई जवाब न दिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अपने साथी की तरफ देखते हुए कहने लगा, शायद तुम लोग इनसे वाकिफ़ हो। ये डॉक्टर चंद्रभान हैं, राजस्थान यूथ कांग्रेस आई के सदर और हमारे मुआवने खुसूसी। और इसकी बात अधूरी थी कि बैरून दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद कर्नल का सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ। कर्नल के करीब आकर सर झुकाते मुआज़्ज़त खाना अंदाज में बोला, सॉरी महाराज, दखल अंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर इतना देना ज़रूरी था। अभी दिल्ली से खबर मौसूल हुई है कि राष्ट्रपति नील संजीव रेड्डी ने लोकसभा तोड़ दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने खुद ही पार्लियामेंट तोड़ने की सिफारिश की है। देश में मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन तक चरण सिंह को ही अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में आज सवेरे दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हो रहा है, जिसमें टिकटों की तकसीम का मामला ज़ेर गौर आएगा। लिहाजा आपसे दिल्ली पहुंचने की दरख्वास्त की गई है। ये सुनकर कर्नल का चेहरा शिद्दत से जज्बात से सुर्ख हो गया था। अपने सेक्रेटरी को बाहर जाने का कहकर वो दोबारा मुराद और राजीव की तरफ मुतवज्जो हुआ।
अभी हम जिस बारे में बात कर रहे थे वो मरहला बहुत करीब आ गया है। इस इलेक्शन में हम लोक सभा सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे, जबकि हमारे ये कॉमरेड डॉक्टर चंद्रभान सूबाई नशिस्त के लिए उम्मीदवार होंगे। पिछले चुनाव में जनता पार्टी के गद्दारी लाल राजमाता को शिकस्त दे चुके हैं, जो हमारे लिए सख्त शर्मिंदगी का बाइस है। हमारे नज़दीक लोकसभा सीट जीतना या हारना इतना अहम नहीं, मगर जयपुर रियासत से जहां हज़ारों साल से हमारे बाप दादा हुक्मरान रहे हैं, हमारे ख़ानदान का हारना महज एक नशिस्त की हार नहीं, बल्कि हमारा तमाम तर ख़ानदानी पस मंज़र गहल ना जाने के मुतरादिफ है। लिहाजा अब हम यहाँ से शिकस्त अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मेरे पास तो आप लोगों के लिए फ़िलहाल ज़्यादा वक्त नहीं, मगर आप डॉक्टर चंद्रभान से मज़ीद मुशावरत के बाद अपनी आइंदा हिकमत अमली तय कर लें। लेकिन ये ख्याल रहे कि हमें जयपुर की सीट हर कीमत पर जीतना है। आपको जो भी मदद दरकार हो डॉक्टर भान को बता दें। वैसे एक बात की वजाहत करता चलूँ कि मुझे पवित्र पापी गिरोह से कोई ज़ाती पुरखाश नहीं, और त्रिपाठी को भी मैं इस काबिल नहीं समझता कि इससे किसी किस्म की दोस्ती या दुश्मनी रखी जाए, मगर वो हमारी इंतखाबी सियासत की राह में एक बड़ी रुकावट बन गया है। लिहाजा इसे ख़त्म करने के तुम लोगों को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे 1 बजे की फ़्लाइट से दिल्ली पहुँचना है। आप डॉक्टर से तमाम मामला तय कर लें। इसके साथ ही कर्नल भवानी खड़ा हो गया। वो तीनों भी एहतरामन अपनी सीटों से उठ गए, और जब तक वो कमरे से निकल नहीं गया वैसे ही खड़े रहे। मुराद कदम कदम पर महसूस कर रहा था कि हुकूमत जाने के बावजूद हुक्मरानी का नशा हुनूस बाकी था। अब कमरे में वो तीनों ही थे। डॉक्टर चंद्रभान ने मुलाजिम को बुलाकर कह दिया था कि किसी को भी अंदर आने न दिया जाए, क्योंकि वो अहम बातचीत में मसरूफ़ हैं। इसके बाद वो मुराद की जानिब मुतवज्जो हुआ। हाँ मिस्टर अर्जुन शर्मा, आइंदा की प्लानिंग से पहले बेहतर होगा कि हम कुछ इब्तदाई मगर बुनियादी मालूमात का तबादला कर लें। पहले तो आप ये बताएं कि इस गिरोह में आपके हम ख्याल कितनी ताकत रखते हैं और किन शोबों में आपको हमारी मदद दरकार है। मुराद इसका मुद्दा समझ रहा था। डॉक्टर साहिब, अपनी ताकत या कमज़ोरी का इजहार खुद अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता। इसका फैसला तो वक्त करेगा कि हम में किस कदर अहलियत है। अलबत्ता मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इस गिरोह को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और डॉक्टर चंद्रभान ने इसकी बात उचकते हुए कहा, कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मगर यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। वो ये कि हमारा मकसद इस गिरोह का खात्मा हरगिज़ नहीं, क्योंकि शायद आपको इस गिरोह के क़याम का सही पस मंज़र मालूम नहीं। ये गिरोह तो भारत के कौमी मुफादात का बहुत बड़ा मुहाफिज है। हमारा मकसद इसकी मौजूदा क़यादत को हटाना है, क्योंकि मौजूदा क़यादत का झुकाव बावजूद भारतीय जनता पार्टी की मुकामी क़यादत की तरफ है, जबकि हमारी ख्वाहिश है कि ये गिरोह कम अज़ कम जयपुर की हद तक अपना वज़न कांग्रेस के पड़े में डाल दे और अपनी मौजूदा कौमी खिदमात को इसी तरीके से जारी रखे। मुराद इसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंका था। डॉक्टर, आपकी गुफ्तगू में कुछ कन्फ्यूज सा हो गया हूँ। आप बार बार कौमी खिदमात का जिक्र कर रहे हैं और पवित्र पापी गिरोह को कौमी मुफादात का मुहाफिज करार दे रहे हैं। क्या आप इसकी वजाहत करना पसंद फरमाएंगे? डॉक्टर खामोश होकर किसी गहरी सोच में खो गया। कई मिनट इसी हालत में रहा और फिर सीधा होकर बैठ गया। मिस्टर अर्जुन शर्मा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके साथ इस बारे में बात करनी चाहिए नहीं, मगर खैर, जब हम इकट्ठे काम कर रहे हैं तो एक दूसरे पर एतमाद भी करना पड़ेगा। मुराद इसकी तमहीज़ से कुछ उकता गया था। डॉक्टर, आप खुलकर बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ऐसे मामलात में घुमा फिरा कर बात करने से अक्सर औकात गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। डॉक्टर चंद्रभान भी अब कुछ खुल गया था। शर्मा जी, मुझे उम्मीद है कि आप इसकी नज़ाकत को महसूस करते हुए खुद तक महदूद रखेंगे, क्योंकि ये देश के मुफादात का मामला है। शायद आपको इल्म ना हो कि इस गिरोह की तश्कील 3 साल कबल कांग्रेस आई की मरकजी सरकार के हुक्म पर की गई थी। हुकूमती अकाबरीन और खुफिया सरकारी इदारों की क़यादत का ख्याल था कि हुकूमती इदारे हमसाय ममालिक खुसूसन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक हद से ज़्यादा मुलविस नहीं हो सकते, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनामी का खौफ हर मामले में आड़े आता है, जिसकी वजह से हुकूमती इदारे खुलकर बाज़ काम नहीं कर सकते। लिहाजा किसी ऐसी गैर सरकारी तंजीम का वजूद करार दिया गया जिस पर बज़ाहिर हुकूमत का या सरकारी इदारों से किसी किस्म का ताल्लुक ना हो। इस तंजीम की सरपरस्ती में हम पाकिस्तान जैसे ममालिक में अपनी मर्जी का किरदार अदा कर सकें और वहाँ हर तरह की लसानी गिरोही और फिरका वाराना असबियतों को हवा देकर दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर सके। इस तरह हींग लगे न फटकड़ी के मिस्ताक खातिर खा नताज हासिल किए जा रहे हैं। गुज़श्ता चंद साल से पाकिस्तानी सूबा सिंध में कई हवालों से बेचैनी पाई जाती है। इस बेचैनी को बढ़ावा देने के लिए मुजवज़ा नई तंजीम का हेडक्वार्टर सिंध से मुल्का भारतीय सूबे राजस्थान में कायम किया गया। तब से ये गिरोह सिंध में लिसानी और सियासी बुनियादों पर खासी मुनाफरत पैदा कर चुका है और इसका कोई ठोस इल्ज़ाम भी भारत सरकार पर नहीं लग सकता। अगर पाकिस्तान में हमारा कोई एजेंट पकड़ा भी जाता है तो ये बताता है कि इसका ताल्लुक एक गैर सरकारी मजहबी और समाजी तंजीम पवित्र पापी से है। इस तरह सफारती सतह पर खिफत उठाए बगैर
हमें अपने मतलूबा मकासद हासिल हो रहे हैं। मुराद ये बातें सुनते हुए खुद को ज़हनी तौर पर मफलूज सा महसूस कर रहा था, क्योंकि बज़ाहिर सब कुछ नाकाबिल यकीन सा लग रहा था, मगर सामने मौजूद हक़ाइक़ को झुठला नहीं सकता था। इसके वहम गुमान में भी ना था कि जराइम पेशा गिरोह भारत सरकार की बाकायदा इदारे की शक्ल में काम कर रहा है। इसे डॉक्टर चंद्रभान की आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। 1970 में इंदिरा गांधी की इक़्तिदार से हटने के बावजूद इस गिरोह को राह और मरकजी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल रही है और ये पाकिस्तान को खोखला करने की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। इसके सदर मिस्टर त्रिपाठी जयपुर से जनता पार्टी के लोकसभा मेंबर गिरधारी लाल के कॉलेज फेलो रहे हैं। इस ज़ाती वाबस्तगी की वजह से वो यहाँ की मुकामी सियासत में कांग्रेस के मुखालिफ फरीक की मदद कर रहे हैं। इस वजह से हम सिर्फ इन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं, मगर इस तंजीम को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। डॉक्टर चंद्रभान ने मुराद की हैरत को महसूस करते हुए कहा, क्या बात है शर्मा जी, आप तो कहीं और ही खोए हुए लग रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? मुराद खुद को संभालते हुए गोया हुआ, डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, ज़रा इस बारे में सोच रहा हूँ कि हमें ऐसे काम करना होगा कि सांप भी ना मरे और इसके जहरीले दांत भी तोड़ दिए जाएं। राजीव को भी इस गिरोह की असलियत जानकर हैरत हुई थी। वो बुनियादी तौर पर एक इंसान दो शख्स था, इसलिए इसे जानकर अफसोस हुआ कि इनकी हुकूमत पाकिस्तान से दुश्मनी में इस हद तक गिर गई है कि इंसानियत और अखलाक के बुनियादी उसूलों को भी फरामोश कर बैठी है। बानो और शोभा होटल से सीधी पवित्र पापी संगठन के मुकामी हेडक्वार्टर पहुंची थी। चंद रोज कबल बानो की गुप्ता से मुलाकात हुई थी। मेन गेट में दाखिल होने के बाद इनकी गाड़ी बाएं जानिब उसी और इस ग्राउंड की जानिब बढ़ी जिसे गालिबन कार पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वहाँ पहले भी 8-10 गाड़ियाँ खड़ी थीं। बानो को इमारत की वसअत पर खासी हैरानी हो रही थी, क्योंकि बाइस से अंदाज़ा नहीं होता था कि ये किलानुमा इमारत अंदर इतने ज़्यादा रकबे पर फैली होगी। जयपुर की अक्सर इमारतों की तरह इसकी तामीर में भी ईंटों के बजाय पत्थर इस्तेमाल किया गया था। शोभा पंडित इंजन बंद करके नीचे उतरी और बानो को अपने साथ आने का इशारा करते हुए एक जानिब बढ़ी। बानो ने मजीद कोई सवाल किए बगैर इसकी तकलीद की। असल इमारत में दाखिल होने के बाद कई राहदारी मोड़ने के बाद वो एक छोटे से अपार्टमेंट में दाखिल हो गई। ये एक वसी कमरा था जिसे लकड़ी की पार्टीशन के जरिए 3 मुख्तलिफ हिस्सों में बनाया गया था। शोभा पंडित इसीलिए जिस छोटे कमरे में दाखिल हुई इसकी साइज से अंदाज़ा होता था कि इसे बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शोभा कमरे के वस में रुककर इसकी जानिब मुड़ी। मिस शांति ठाकुर, आज से तुम इस अपार्टमेंट की मालिक हो, अब तुम यहीं रहाइश रखोगी। ये बात बानो के लिए कतई गैर मुतवक्को थी, लिहाजा जल्दी से कहने लगी, मगर मेरा सारा सामान तो होटल में पड़ा है। शोभा ने अपनाई से कहा, मिस ठाकुर तुम इसकी चिंता न करो, तुम्हारा सामान भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा और होटल बिल भी अदा कर दिया जाएगा। यह आपका बेडरूम है, साथ वाले कमरे को तुम ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हो, जिसके एक हिस्से को डाइनिंग रूम के तौर पर काम में लाया जा सकता है। इससे मूली का अपार्टमेंट मेरा है, इस तरह तुम्हें बोरियत नहीं होगी। बानो कोई जवाब दिए बगैर वहाँ पर इक्तफा कर रही थी। इसके ज़हन में अलबत्ता एक हंगामा बरपा था। इसे साफ नजर आ रहा था कि वो किसी अनजाने जाल में बुरी तरह फंस कर रह गई है और यहाँ से इसे अब कोई मौजा ही निकाल सकता है। वो दिली दिल में खुद को कोस रही थी कि खाम खा बहादुरी जताने के चक्कर में यूं फंस गई। इसे लग रहा था कि यहाँ मुराद वगैरह के साथ रब्ता करना भी तकरीबन नामुमकिन हो गया है। शोभा पंडित कुछ देर इसके जवाब की मुंतज़र रही, फिर आहिस्ते से कहने लगी, फिलहाल तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि मिस्टर गुप्ता ने तुम्हें याद किया है। चल हम बाद वो बानो से मुखातिब हुई। मैं तुम्हें आपकी बजाय तुमसे मुखातिब कर रही हूँ, कहीं तुम इस बेतकल्फी का बुरा तो नहीं मनाया? असल में तुम उम्र में खासी छोटी हो, वैसे भी जाने क्यों तुमसे कुछ अपनाए से महसूस कर रही हूँ, लिहाजा। बानो ने से यकीन दिलाया कि इसने शोभा की बेतकल्फी का बुरा नहीं मनाया तो शोभा खुशदिली से कहने लगी, मुझे यकीन था कि तुम माइंड नहीं करोगे। बहरहाल आओ गुप्ता जी से मिल लें। कुछ देर बाद वो दोनों गुप्ता जी के कमरे में मौजूद थीं। बानो ने रस्मी तरीके से इसे प्रणाम किया और खामोशी से इसके सामने बैठ गई। गुप्ता मुस्कुराते हुए कहने लगा, मिस ठाकुर खैरियत तो है? आप कुछ घबराई से महसूस हो रही हैं। बानो ने सूरत हाल की नज़ाकत महसूस करते हुए खुद को संभाला देने की कोशिश की, क्योंकि वो ओखली में सर देने के बाद मसाइब से घबराना लाहासिल था। नहीं गुप्ता जी, घबराहट की तो खैर कोई बात नहीं, अलबत्ता नए माहौल में एक अजनबियत का एहसास तो होता ही है। वक्त के साथ ये चीज़ भी दूर हो जाएगी। वैसे भी खासे कमज़ोर आसाब की मालिक हूँ। गुप्ता तसल्ली देने वाले अंदाज में गोया हुआ, हाँ वक्ती तौर पर ऐसा महसूस होता है, मगर मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्द खुद को इस माहौल का हिस्सा महसूस करेंगी। बहरहाल मेरी तरफ से मुबारकबाद वसूल करें कि आपकी दरख्वास्त पर आपको गिरोह में शामिल कर लिया गया है। अलबत्ता बाकायदा रुकनीत हासिल करने में कुछ देर लगेगी, क्योंकि चंद ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ भी बाकी हैं। आप किसी किस्म की फ़िक्र न करें, क्योंकि अब आपके तमाम मसाइल हल करने की जिम्मेदारी हमारी तंजीम की है। बानो न्याज़मंदाना अंदाज में बोली,
श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तंजीम में शमूलियत की मेरी दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत बख्शा। यह सब आपकी ज़ाती कोशिशों का नतीजा है। वैसे मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ गिरोह की खिदमत करूँगी। गुप्ता शफकत आमेज़ लहजे में बोला, आज तो आप अपने अपार्टमेंट में जाकर आराम करें। कल से आपकी बाकायदा क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिनके ज़रिए आपके जहन की तमाम कसावटें चंद रोज़ में दूर हो जाएंगी। फिर वो शोभा की तरफ मुतवज्जो हुआ। शोभा जी, इन्हें वापस ले जाएं और इनके आराम व आसाइश का पूरा ख्याल रखें। और हाँ मिस ठाकुर, अगर आप कोई दिक्कत महसूस करें तो फ़ौरन शोभा जी के ज़रिए मुझे बताएं। बानो ने झिझकते हुए कहा, श्रीमान जी, अगर मैं होटल में ही रहूं और रोज़ाना यहाँ आ जाया करूं, इसमें क्या कबाहत है? गुप्ता की आवाज़ में हल्की सी तलखी आ गई थी। नहीं मिस ठाकुर, ऐसा होना नामुमकिन है। चंद रोज़ पहले अशना में लड़की ने हमारे एतमाद को ठेस पहुँचाई है। इस वाक़े के बाद उसूल ज़वाबित बड़ी सख्ती से अमल शुरू कर दिया गया है। बहरहाल इस वक्त मुझे कहीं जाना है, लिहाजा इसने बात अधूरी छोड़ दी। बानो समझ गई कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है, लिहाजा खामोशी से उठकर खड़ी हुई। जब वो वापस पहुंची, उसका सारा सामान होटल से लाया जा चुका था। अपने कपड़े टेची से निकाल कर अलमारी में रखते हुए सोच रही थी कि जीते जी इसे इस कब्ज़ से छुटकारा भी मिल पाएगा या नहीं। अज़ीज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है।